नमस्कार। टीजीटी पीजीटी एवं अध्यापक से संबंधित या शिक्षक से संबंधित जितने भी प्रतियोगी छात्र तैयारी कर रहे हैं उन सभी का एग्ज़ाम टाइम एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। एग्ज़ाम टाइम एकेडमी अर्थशास्त्र और भूगोल विषय के साथ जितने लोग भी तैयारी में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं, उनकी तैयारी को और गति देने के लिए, अपनी कमियों को पहचानने के लिए, ठीक है, उनके लिए अर्थशास्त्र और भूगोल का एक निचोड़ सीरीज चला रहा है। ठीक है, जो आप देख रहे होंगे कि शिल्पी, यूथ और घटना चक्र में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक, टॉपिक वाइज, उन सभी को लेते हुए अन्य जो प्रश्न बन सकते हैं उन पर व्याख्या के साथ दे रहा है। ये सही टाइम है अपने आकलन का कि आप जितने भी टॉपिक हैं उससे प्रश्न जैसे भी बन सकते हैं उन प्रश्नों को अगर देख लीजिए। जिन भी प्रश्नों में दिक्कत हो रही है उनसे संबंधित टॉपिक को केवल पढ़िए, बाकी सब कुछ अभी भी पढ़ेंगे तो सिलेक्शन जान लीजिए दूर ही रहेगा हर बार की तरह। और यदि कमी पर केवल पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा और 2025 में एक सीट आपकी होगी। तो आइए उसी को आगे बढ़ाते हुए आज देखिए उपभोक्ता के व्यवहार का दूसरा वीडियो है। उपभोक्ता कैसे व्यवहार करता है किसी चीज को खरीदने में, ठीक, उसी से संबंधित ये टॉपिक है। और इससे जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो सभी लगे हैं, ठीक, और उनकी जितनी भी व्याख्या में प्रश्न नए नए बनेंगे वो सारी की भी व्याख्या की जाएगी। बस केवल धैर्य से बने रहिए और एग्जाम टाइम एकेडमी को फॉलो करिए। प्रतिदिन वीडियो जा रहा है, प्रतिदिन आप अपना आकलन कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका कि मांग की लोच का प्रतिपादन किसने किया। मांग की लोच का प्रतिपादन किसने किया, तो इसका आंसर आप पहले लगाएंगे ईमानदारी के साथ, फिर मिलाएंगे कि मेरा सही हुआ कि नहीं हुआ। देखिए क्वेश्चन ये बहुत आसान था, ठीक, क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान है और आप निश्चित तौर पे इसका जवाब जान गए होंगे। ठीक है, तो इसका तो जवाब होगा क्या, मार्शल। इसका जवाब क्या होगा, मार्शल होगा कि मांग की लोच का प्रतिपादन मार्शल ने किया था। अब देखिएगा यहां से कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। पहला बनेगा कि मांग का नियम किसने दिया। किसने दिया, दिया तो कौन दिए हैं, मार्शल। मांग की लोच भी यही दिए हैं। दूसरा बन सकता है कि मार्शल की पुस्तक का नाम क्या है, जल्दी बताइएगा। तो नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स यही सबसे चर्चित पुस्तक है। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि मांग की लोच कितने प्रकार की होती है। मांग की लोच कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, कीमत लोच, ठीक है, दूसरा आय लोच, और तीसरा जो है आड़ी लोच। कौन सी, आड़ी लोच। ठीक है, मांग की लोच के कितने आधार हैं, आधारों के आधार पर 3 प्रकार की होती है, कीमत लोच, आय लोच और आड़ी लोच। ठीक, और कीमत लोच कितने प्रकार की होती है अगर पूछ ले, कीमत लोच कितने प्रकार की होती है, तो ये देखिएगा ये 5 प्रकार की होंगी। कितने, 5। इस तरह से 4-5 क्वेश्चन के जवाब मैं दे रहा हूं आपको। कितने, 4-5। किसी भी तरह का प्रश्न बने तो आप निश्चित तौर पे लगाइएगा। देखिए लोच का तात्पर्य जो है वो लचीलेपन से है। लोच का तात्पर्य क्या है, लचीलेपन से है। अंग्रेजी में इसे इलास्टिसिटी कहते हैं। लचीलापन का मतलब क्या है कि यदि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो रहा है तो उसके मांग में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि मांग में परिवर्तन हो रहा है तो उसको हम कहेंगे लोच कहेंगे। अर्थशास्त्र की भाषा में क्या कहेंगे, लोच, यानी लचीलापन है। कीमत ऊपर नीचे हो रही है तो मांग भी ऊपर नीचे हो रही, इसी को लोच कहते हैं। क्या कहते हैं, लोच। और यदि
कीमत में परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे बेलोच। क्या कहेंगे? बेलोच। इसी तरह से यदि कीमत में 10 रुपए का परिवर्तन हो रहा है, 10% का परिवर्तन हो रहा है, मांग में भी 10% का परिवर्तन हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे क्या? इकाई लोच। इकाई से इसकी तुलना की जाती है। ठीक है। यदि मांग में 10% का परिवर्तन कीमत में 10% का परिवर्तन हुआ, मांग में कितने का? 15% का परिवर्तन हो गया, तो इसे हम कहेंगे इकाई से अधिक लोचदार। ठीक है। यदि मांग में कीमत में थोड़ा ही परिवर्तन हो रहा है लेकिन मांग में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जा रहा है, तो इसे हम कहेंगे अनंत लोचदार। क्या? अनंत लोचदार या पूर्णतः लोचदार। समझ में आई बात? और यदि कीमत में परिवर्तन हो रहा है लेकिन मांग में बहुत थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे इकाई से कम लोचदार। और यदि कीमत का कोई असर नहीं हो रहा मांग पर, तो इसे कहेंगे बेलोच मांग। अब देखिए, तो पूर्णतः बेलोच और अनंत लोच इस तरह का कॉन्सेप्ट मिलता ही नहीं। केवल नमक के संबंध में आप कह सकते हैं कि बेलोच मांग वाली वस्तु है। ठीक है। कीमत चाहे जितनी भी कम हो जाए, चाहे जितनी बढ़ जाए, नमक की जितनी मांग है वो उतनी ही रहेगी। इसी को कहते हैं बेलोच। अब बाकी बेलोच का उदाहरण मिलता नहीं है। तो अब देखिएगा, इसी को क्या कहते हैं? ई से प्रदर्शित करते हैं इकाई के बराबर। ये हो गई पहली, ये हो गई इकाई से कम। इकाई से कम नहीं, ये हो गई इकाई से अधिक। और ये हो गई क्या है? अनंत लोच। क्या हो गई? या सीधे कह दिए आप अनंत लोच। ऐसे 8 बना लेते हैं अनंत लोच। ठीक है। इसको अगर आप देखेंगे तो ये होगी इकाई से कम, ये इकाई से अधिक, ये अनंत। और इस तरह से कहेंगे ई बराबर 0, मतलब बिल्कुल भी कोई बेलोच। ये क्या है? इसको कहेंगे इकाई लोच। इसको कहेंगे इकाई से अधिक, इसे कहेंगे अनंत, इसे कहेंगे इकाई से कम, इसे कहेंगे बेलोच। इस तरह से ग्राफ भी आगे रहेगा तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत। इस तरह से 5-6 क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया है। इसी तरह से व्याख्या हर चीज की कर दी जाएगी। अब आप सोचिएगा कि कहां मेरी गलती है, उस पर सुधार करने की जरूरत है। फिर कह रहा है कि एक समोत्पाद वक्र एक सीधी रेखा होगी यदि आगत एक स्थिर अनुपात में प्रयुक्त होते हैं, अच्छे स्थानापन्न हो, खराब स्थानापन्न हो, पूर्ण स्थानापन्न हो। देखिए, पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं के संबंध में क्या होता है? समोत्पाद वक्र जो होता है वो क्या होता है? सीधी रेखा होती है। क्या होती है? सीधी रेखा होती है। फिर कह रहा है कि मांग को इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है: क्रय की इच्छा, क्रय की तत्परता, क्रय की सामर्थ्य। ठीक, ये तीनों आपको पता होगा कि कोई वस्तु आवश्यकता मांग में तभी तब्दील होती है, यानी बदलती है, परिवर्तित होती है, जब ये तीनों हो, इच्छा भी हो, तत्परता भी हो और सामर्थ्य, मतलब आपके पास आय भी हो। ठीक है। तो तीनों ऑप्शन किस में मिल रहे हैं? पर्याप्त क्रय शक्ति, इच्छा एवं तत्परता। ठीक है। जैसे आपका मन करे समोसा खाना है, मतलब समोसा मन कर रहा है खाने के लिए, लेकिन ठीक इच्छा तो है, इच्छा है कि समोसा खा ले, लेकिन वहां जाने की तत्परता नहीं कि कौन जाएगा मार्केट। कौन जाएगा मार्केट? तो मिलेगा तो है नहीं, घर पे आ तो नहीं जाएगा समोसा। और आप चले भी गए लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, तो भी वो समोसा आवश्यकता तो होगी लेकिन मांग नहीं बन पाएगी, क्योंकि क्रय शक्ति भी होनी चाहिए, यानी आपके पास पैसा भी होना चाहिए। तो तीनों जरूरी है। आगे देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने उपभोक्ता की बचत को क्रेता की बचत का नाम अभिहित किया है, यानी दिया है। ठीक है। कौन से अर्थशास्त्री? चैम्बरलिन नहीं, रिकार्डो नहीं, अलग अलग चीजों से जुड़े हैं ये,
ठीक है। बोल्डिंग, ये है बोल्डिंग का सिस्टम। किसका है? बोल्डिंग। बोल्डिंग ने किसको? उपभोक्ता की बचत को क्रेता की बचत कहा है। अब बात आती है कि यहां से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिएगा, उपभोक्ता की बचत पहली वीडियो में मैंने बताया कि क्या होती है, पहली वीडियो जाके देख लीजिएगा। यदि किसी वस्तु की कीमत आप बिना दुकान पे देख रहे हैं, बिना पूछे लगा लेते हैं कि भाई इतनी इसकी उपयोगिता है, हम इतना दे देंगे, और उसकी वास्तविक कीमत कम होती है, तो दोनों का अंतर ही उपभोक्ता की बचत होती है। समझ में आई बात? उपभोक्ता की बचत का विचार सर्वप्रथम कौन दिया? ड्यूपिट ने दिया है। इसके बाद इसकी व्याख्या करने का श्रेय कौन किए हैं? मार्शल किए हैं, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में। ठीक है, मार्शल किए हैं। समझ में आई बात? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में कौन किया? मार्शल ने किया। क्लियर? आप देखिएगा, कभी कभी यह पूछता है कि उपभोक्ता की बचत की अवधारणा किस नियम पर आधारित है, तो लिखेंगे उपभोक्ता की बचत की अवधारणा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है। देखिए, इससे अधिक क्या पूछ सकता है? यहां से इससे अधिक क्या पूछ सकता है? इसलिए मैं कह रहा हूं ध्यान से आप देखिए, आपकी सारी कंफ्यूजन दूर होती जाएगी। बस जरूरत है तो ध्यान देने की। फिर कह रहा है प्रकट अधिमान सिद्धांत आधारित है। प्रकट अधिमान सिद्धांत, इसमें से जो ऑप्शन है दृढ़ क्रम दुर्बल क्रम पर, दृढ़ एवं दुर्बल दोनों क्रम पर उपयोग में से कोई नहीं, तो आप जल्दी से लगा दिए होंगे क्या? दृढ़ क्रम को सबल क्रम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सबल क्रम भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यदि कोई उपभोक्ता ए को बी से अच्छा और ए को बी से अच्छा और बी को सी से अच्छा मान रहा है, तो जाहिर सी बात है ए सी से अच्छा होगा। इसी को सबल क्रम या दृढ़ क्रम कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। ये पूछ देगा तो ये भी आपका लग जाएगा। अब है प्रकट अधिमान सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका प्रतिपादन कौन किया है? प्रोफेसर सैमुअल्सन का नाम आपने पढ़ा होगा। विकास संबंधी परिभाषा इन्होंने दी है। क्या? विकास संबंधी। तो इस तरह से ये सारे प्रश्न का जवाब आपको क्या हो गया? मिल गया। आगे कह रहा है कि यदि दो साधन पूर्णतः स्थानापन्न हो तो उनके बीच प्रतिस्थापन की लोच, ठीक है, पूर्णतः जब स्थानापन्न होगा तो उनके बीच प्रतिस्थापन की लोच कैसी होगी? ठीक, तो आपको जब पढ़े होंगे, जब समझे होंगे, तो आपको पता होगा कि पूर्णतः स्थानापन्न वस्तुओं के संबंध में जो लोच होती है वो अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। क्या? स्वतंत्र वस्तुओं के संबंध में जो लोच है वो शून्य होती है। स्वतंत्र वस्तुएं मतलब एक दूसरे से कोई मतलब ना हो, ठीक है। देखिए, लिख लीजिएगा, स्वतंत्र वस्तुओं के संबंध में लोच जो है क्या होती है? शून्य होती है, क्योंकि एक दूसरे की कीमत पर एक दूसरे का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, असर को ही बता रहा है ये। ठीक, एक वस्तु जो दूसरे स्वतंत्र पूरक वस्तुओं के संबंध में लोच का क्या असर होगा, कैसा होगा? पूरक वस्तु के संबंध में एक की कीमत बढ़ेगी तो दूसरे की मांग क्या होगी? घट जाएगी। ऋणात्मक क्या होता है? ऋणात्मक संबंध होता है। अच्छा, प्रतिस्थापन पूर्णतः पूर्ण, समझ में आ गई? ये स्वतंत्र वस्तुओं के संबंध में लोच शून्य होती है।
ठीक। और पूरक वस्तुओं के संबंध में प्रतिस्थापन की लोच कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। पूरक वस्तुओं के संबंध में कैसी होती है? ऋणात्मक। ठीक है। और यदि केवल स्थानापन्न पूछ ले तो धनात्मक सही होगा। केवल स्थानापन्न वस्तुओं के संबंध में प्रतिस्थापन की लोच धनात्मक होती है। क्लियर? हाँ, आगे आइए, देखिएगा, कह रहे उत्पत्ति ह्रास नियम उस स्थिति का नाम है जिसमें सीमांत उत्पादन घटता है, औसत उत्पादन घटता जाता है। सीमांत और औसत उत्पादन दोनों घटते हैं किंतु दोनों धनात्मक होते हैं। सीमा उत्पत्ति ह्रास नियम उस स्थिति का नाम है किसका? जिसमें सीमांत एवं औसत उत्पादन दोनों घटते हैं किंतु दोनों धनात्मक होते हैं। सीमांत उत्पादन ह्रास नियम, सीमांत उत्पादन ह्रास नियम। आगे कह रहा कि अर्थशास्त्री निम्नलिखित मान्यताओं में से किसे उपभोक्ता के संदर्भ में हमेशा मानते हैं? जो मान्यताएं मानी जाती हैं, अर्थशास्त्र देखिए मान्यताओं का सब्जेक्ट है, बिना माने कोई भी सिद्धांत इसका सही नहीं हो सकता। तो सबसे जो महत्वपूर्ण मान्यता क्या है जो हम हमेशा मानकर चलते हैं? वे बाजार में विवेकपूर्ण निर्णय लेते हैं, वे अपने आय से ज़्यादा व्यय नहीं कर सकते, वे सभी दैनिक मजदूरी कमाने वाले हैं, उनकी रुचियां समान दिशा में कार्य करती नहीं। देखिए ये सभी गलत हैं, क्योंकि अर्थशास्त्री जितना रिस्क दुनिया में कोई नहीं लेता। ठीक है, अपने आय से कई गुना ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। ठीक है, तो विवेकपूर्ण, ये कैसा होना चाहिए? विवेकपूर्ण होना चाहिए। जो भी खरीदता है, जो भी बेचता है, उसमें अपने विवेक का यूज जरूर करता है। तो ये विकल्प सही होगा। कह रहा है उपभोक्ता साम्य की स्थिति में तब होगा जब, उपभोक्ता साम्य की स्थिति में कब होता है? जब उसकी कुल उपयोगिता अधिकतम हो। और कुल उपयोगिता कब अधिकतम होती है? जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। ठीक है, तो ये मार्जिनल यूटिलिटी जब शून्य होती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। ये ग्राफ आपने बनाया होगा, कई बार बनाया होगा। ठीक है, देखिए इसके बनाने का तरीका तो तालिका से जो होता है वो एकदम स्पष्ट होता है, लेकिन ऐसे आप ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, ये MU है, ये TU है। पहले तक दोनों बढ़ रहे होते हैं, दूसरे तक जो है सीमांत घटना शुरू हो जाता है, कुल बढ़ रहा होता है, और तीसरे तक सीमांत जो है ऋणात्मक हो जाता है और कुल भी घटना लगता है। तो दूसरी अवस्था में ही सबसे चरम बिंदु जो है उसके संतुष्टि का होता है। तो वो तब होता है जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। ठीक है, तब क्या कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। क्लियर? आगे देखिए, कह रहा है कि निकट से स्थानापन्न की प्रतिलोच, निकट से अगर कोई वस्तु निकट मतलब बहुत करीबी स्थानापन्न है तो उसका लोच कैसी होगी? प्रतिलोच कैसी होगी? उसे आड़ी लोच भी कहते हैं। प्रतिलोच, जब किसी की वस्तु की प्रतिलोच, पहले समझ लीजिए, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन का अन्य वस्तुओं की कीमत में, अन्य वस्तुओं की मांग में परिवर्तन को बताए तो उसे हम प्रतिलोच कहते हैं। प्रतिलोच दो तरह की वस्तुओं के संबंध में होती है, एक पूरक वस्तुओं के संबंध में, एक होती है स्थानापन्न वस्तुओं के संबंध में। ठीक है, प्रतिलोच एक पूरक वस्तुओं के संबंध में, एक स्थानापन्न वस्तुओं के संबंध में, क्योंकि यही दोनों ऐसी वस्तुएं हैं जिसका एक दूसरे पर प्रभाव, एक दूसरे की कीमत घटती बढ़ती है तो एक दूसरे की मांग भी घटती बढ़ती है। ठीक है, तो कह रहा है कि निकट से, अगर कोई निकट से स्थानापन्न है तो इकाई से अधिक उसकी लोच होगी। क्या होगी? इकाई से अधिक प्रतिलोच होगी। आगे देखिए, कह रहा स्थानापन्न वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच कैसी होती है? स्थानापन्न वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच, अब देखिएगा, एक दिशा में परिवर्तन को ऋणात्मक कहते हैं, धनात्मक, सॉरी, ये पहले आप लिख लीजिए, अर्थशास्त्र में बहुत काम करेंगे। एक दिशा में परिवर्तन
को क्या कहते हैं, धनात्मक कहते हैं, धनात्मक। और विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में परिवर्तन को क्या कहते हैं, ऋणात्मक कहते हैं, ऋणात्मक। ठीक है, अब देखिए यहां बात करिए, जैसे स्थानापन्न वस्तु कौन सी है, घी और रिफाइंड, ये क्या है, स्थानापन्न वस्तुएं हैं। चीनी और गुड़ स्थानापन्न वस्तुएं हैं, चाय और कॉफी स्थानापन्न वस्तुएं हैं। तो देखिएगा, यदि चीनी का मूल्य बढ़ने लगे तो गुड़ की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ने लगेगी। एक दिशा में परिवर्तन है, एक दिशा में परिवर्तन है, तो धनात्मक कहेंगे। क्या कहेंगे, धनात्मक। एक की कीमत बढ़ रही है तो दूसरे की मांग भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन वहीं अगर पूरक वस्तु के संबंध में पूछता, पूरक वस्तु के संबंध में पूछता, चूंकि पूरक वस्तु में वो होती जो एक दूसरे के साथ प्रयोग की जाती हैं, एक के बिना दूसरे का काम ना चले। ठीक है, एक के बिना दूसरे का खरीदे ना लोग, जैसे कार और पेट्रोल हो गया, स्याही और पेन हो गई। ठीक है, तो इसमें जो पूरक वस्तुओं के संबंध में होगा, पूरक के संबंध में क्या होगा, ये ऋणात्मक होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक की कीमत बढ़ेगी तो दूसरे की मांग भी घट जाएगी। पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा हो जाए, पेट्रोल वाली की गाड़ियां बिकनी बंद हो जाएंगी। ठीक है, गाड़ियां बिकनी बंद हो, कीमत किसकी परिवर्तित हो रही, पेट्रोल की, लेकिन असर किसका हो रहा है, गाड़ियों को हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अर्थशास्त्र को समझना है। अच्छा लगा लिए कि नहीं, अच्छा ठीक लगा ली। कह रहे एक साधन की बाजार मांग व्युत्पन्न मांग होती है, उस साधन की कीमत पर ही निर्भर करती है, सामान्य मांग होती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए साधन की मांग जो होती है वो बहुत सारे वस्तुओं के उत्पादन के लिए होती है। ठीक है, उसका बहुत सारा उपयोग हो सकता है, और जब हम बहुत सारे उपयोग के लिए किसी वस्तु की मांग करते हैं तो उसे हम व्युत्पन्न मांग कहते हैं। क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मांग। जैसे मुद्रा की मांग क्या है, व्युत्पन्न मांग है, उसी तरह से साधन की मांग भी क्या है, व्युत्पन्न मांग है। क्लियर। कह रहा है कि निम्न कोट की वस्तु की स्थिति में जब आय बढ़ेगी तो, आय बढ़ेगी तो क्या होगा, निम्न कोट की वस्तु। आप सोचिए, आज आप एक कमरे में तैयारी कर रहे हैं बैठकर, आप जिस दिन मास्टर बन जाएंगे, जिस दिन मास्टर बन जाएंगे आपकी आय बढ़ जाएगी, तो आप जो आज खा पी रहे हैं उससे अलग नहीं खाएंगे क्या। एक जिस रूम में बैठकर, उसी में आपका किचन है, उसी में आपका शयन कक्ष है, उसी में आपका स्टडी रूम है, इसी तरह का रहेगा, नहीं रहेगा ना। तो आय बढ़ेगी तो आज की जो सामान आप निम्न कोटि का जीवन स्तर जी रहे हैं, ठीक है, उससे ऊपर चला जाएगा बहुत। ठीक, यानी उन सबको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो यही कह रहा है कि जब निम्न कोटि की वस्तुओं की स्थिति में जब आय बढ़ती है तो उसका उपभोग घट जाता है। क्या होता है, उसका उपभोग घट जाता है। क्लियर। हाँ, आगे कह रहा है कि कीमत उपभोग वक्र की ढाल, कीमत उपभोग वक्र की ढाल सदैव ऋणात्मक होती है, शून्य होती है, सदैव धनात्मक होती है। वस्तुओं की प्रकृति के संदर्भ में अतिरिक्त सूचना के अभाव में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो देखिएगा, कीमत उपभोग वक्र का ढाल वस्तुओं की प्रकृति पर निर्भर करता है कि वस्तु सामान्य है या वस्तु निम्न कोटि की है। ठीक है, वस्तु स्थानापन्न है या वस्तु पूरक है। जिस तरह की वस्तु रहेगी, कीमत उपभोग वक्र यानी पीसीसी का ढाल वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है कि वस्तु कैसी है। ठीक है। आगे कह रहा है कि यदि कीमत मांग की लोच डेल्टा एक्स अपान एक्स डेल्टा पी अपान पी हो तथा डेल्टा एक्स अपान एक्स बराबर 0 हो तो कीमत मांग की लोच होगी। पहली बात यहीं से देख लीजिएगा, डेल्टा एक्स अपान अगर एक्स है, मांग की लोच का ये सूत्र है डेल्टा पी अपान डेल्टा पी है। ठीक है, इस तरह से है, और दिया है डेल्टा एक्स अपान डेल्टा एक्स बराबर 0, डेल्टा एक्स अपान एक्स बराबर 0। तो यदि ये 0 हो गया, क्या हो गया, 0 हो गया तो सब शून्य हो जाएगा। आप अगर गणित थोड़ा बहुत जानते हैं तो तुरंत आप
इसका हल करके शून्य कर लेंगे, ठीक है। हाँ आगे, क्योंकि इसमें से एक ऊपर जाएगा, शून्य में गुणा होगा तो शून्य हो जाएगा, क्योंकि शून्य में किसी चीज का गुणा करेंगे तो वो शून्य जिससे टकराता है उसको अपने जैसा बना देता है। आगे कह रहा है कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब, इसका अभी मैंने जवाब दिया है, बहुत जल्दी से दीरा। देखिए अर्थशास्त्र जो सब्जेक्ट है बड़े इत्मीनान का सब्जेक्ट है, आपको बार बार चीजें वही दोहराई जाएंगी, तो जरूरत है कॉन्सेप्ट को समझने की, ठीक है। और सारा जो पाठ्यक्रम है आपके दिमाग में होने की कि भाई ये उपयोगिता ह्रास नियम, कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, औसत उपयोगिता, इस तरह का जो संबंध है हमको जान लेना, क्योंकि निश्चित तौर पे हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। कुल उपयोगिता कब अधिकतम होगी, तो पहला ही ऑप्शन इसका सही है कि सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, ठीक है। समझ में आई बात? हाँ, इसका अभी मैंने ग्राफ बताया था। कह रहा है तटस्थता विधि से उपभोक्ता के संतुलन निर्धारण के लिए उदासीनता वक्र का मूल बिंदु की ओर नतोदर होना आवश्यक है। नतोदर होना, नतोदर और उन्नतोदर समझ लीजिए क्या होता है। नत उदर, ठीक है, मतलब पेट दबा हो। नत उदर ये उन्नतोदर है, इसको कहते हैं उन्नतोदर, ठीक है। मूल बिंदु ये है, इसको कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु, ये मूल बिंदु की तरफ उन्नतोदर है, ठीक है। और यदि इसको ऐसे बनाया जाए तो इसे कहते हैं मूल बिंदु की तरफ नतोदर। उदर मतलब होता पेट, नत का मतलब दबा होना, नत का मतलब दबा होना। तो क्या आपने उदासीनता वक्र का ढाल ऐसे देखा है? नहीं, ये गलत है, ये सही है, यानी ये जो स्टेटमेंट है वो गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। हाँ, आगे दो वस्तुओं के मध्य त्रियक या आड़ी लोच, तिर्यक या आड़ी लोच समझ रहे होंगे आप। एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन का दूसरे वस्तु की मांग में परिवर्तन को जब हम देखते हैं तो इसे आड़ी या तिर्यक लोच कहते हैं। लोच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक। देखिए बड़े ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि जब दो वस्तुएं पूर्ण स्थानापन्न हो तो आड़ी मांग लोच शून्य है। जब दो वस्तुएं एक दूसरे से स्वतंत्र हो तो मांग की आड़ी लोच अनंत है। जब दो वस्तुएं पूरक हैं तो मांग की आड़ी लोच धनात्मक है। जब दो वस्तुएं संयुक्त रूप से मांगी जाती हैं तो आड़ी लोच धनात्मक है। अब बड़े ध्यान से देखना है क्या कि आप लगा चुके हैं कि नहीं, लगा लीजिए, इसके बाद बताइए। जब दो वस्तुएं पूर्णतः स्थानापन्न हो तो मांग की आड़ी लोच शून्य है, ठीक है, ये तो गलत है। आड़ी लोच पूर्णतः स्थानापन्न में अनंत होती है। अनंत क्या होती है? अनंत होती है। जब दो वस्तुएं एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती है तो मांग की आड़ी लोच अनंत नहीं, ये शून्य होती है, ठीक है। क्या होती है? शून्य, यानी ये भी गलत है। सही पूछा गया आपसे, सही पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। जब दो वस्तुएं पूरक हो तो मांग की आड़ी लोच क्या है? धनात्मक होती है। अब देखिएगा, एक की कीमत बढ़ेगी तो दूसरी की मांग घट जाएगी। पूरक वस्तुओं के संबंध में ये भी होता है, यानी ये भी गलत है। ये भी स्टेटमेंट क्या है? ये ऋणात्मक होती है। अभी मैंने आपको बताया ऋणात्मक, ठीक। जब दो वस्तुएं संयुक्त रूप से मांगी जाए तो इनकी, हाँ संयुक्त, ये संयुक्त का मतलब होता है पूरक, क्लियर। साथ साथ जिसका मांग होती है उसे संयुक्त मांग करते हैं। जैसे गेंद के साथ बल्ला, स्याही के साथ पेन के साथ स्याही, कार के साथ पेट्रोल, ये पूरक या संयुक्त। इनकी मांग की लोच क्या होगी? ऋणात्मक होगी, यानी यही ऑप्शन आपका 100% सही है। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया हो तो निश्चित तौर पे एक बार थंब इम्प्रेशन भी दीजिएगा, लाइक कमेंट भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए चैनल को। इस चैनल को ग्रो करना आपकी जिम्मेदारी है और कंफ्यूजन को दूर करना मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। आगे है कि बाजार कीमत है। बाजार कीमत क्या है? अल्पकालीन संतुलन की कीमत, दीर्घकालीन संतुलन कीमत, स्वतंत्र बाजार में औसत कीमत या सभी बाजारों की
औसत कीमत, बाजार कीमत, जल्दी से बताइएगा क्या है। बाजार कीमत क्या है, जल्दी। देखिए हम लोग पहुंचने वाले हैं कहां पर, निश्चित तौर पे तीस या 31 प्रश्न रहे हो। बाजार कीमत कैसी है, अल्पकालीन संतुलन। बाजार कीमत को क्या कहते हैं, अल्पकालीन संतुलन कहते हैं। दीर्घकाल का संतुलन कोई व्याख्या ही नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, उद्घाटित अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक थे। उद्घाटित अधिमान सिद्धांत, ठीक है, उद्घाटित अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, जल्दी से बताइए। तो मार्शल एलन कीन्स कौन है, पॉल सैमुअल्सन। पॉल सैमुअल्सन, इसे ही प्रकट अधिमान सिद्धांत भी कहते हैं। उद्घाटित का एक नाम क्या है, प्रकट अधिमान। प्रकट अधिमान सिद्धांत अभी किस पर यह आधारित है, सबल क्रमबद्धता पर। सबल क्रमबद्धता पर अभी मैंने इसकी व्याख्या की, टाइम नहीं जाया करना है। कह रहे तटस्थता वक्र विश्लेषण में वस्तु x तथा y के विभिन्न संयोगों के संबंध में क्या होता है, तटस्थता वक्र विश्लेषण, ठीक है। आप देखे होंगे तटस्थता वक्र विश्लेषण में एक ही तटस्थता वक्र पे जितने भी संयोग स्थित रहते हैं वो समान संतुष्टि को दिखाते हैं, लेकिन अलग अलग तटस्थता वक्र अलग अलग संतुष्टि को दिखाते हैं, ठीक है। तटस्थता वक्र एक दूसरे को काट नहीं सकते, एक दूसरे को काट नहीं सकते, ठीक है। और ये दो वस्तुओं के संयोग को हमेशा दिखाते हैं। कितने, दो वस्तुओं के। चूंकि दो वस्तुओं के संयोग को दिखाते हैं तो अब एक वस्तु अगर बढ़ाई जाएगी तो उसी तटस्थता वक्र पर बने रहने के लिए यह निश्चित है कि दूसरी वस्तु घटाई जाएगी। यदि नहीं घटाई जाएगी तो हम ऊपर या नीचे वाले तटस्थता वक्र पर चले आएंगे, जो कि सही नहीं होगा। देखिए इसमें अब क्या सही है, कह रहा है कि वस्तु x बढ़ेगी तथा y घटेगी, ठीक है, यही आपका सही होगा। एक घटेगी तो दूसरी बढ़ेगी, नहीं तो हम दूसरे तटस्थता वक्र पर चले जाएंगे और तटस्थता वक्र की विशेषता नहीं होगी। क्लियर। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, यदि वस्तु की मांग अधिक है तो साधन की मांग कम होगी। ये संभव है, वस्तु की मांग अगर अधिक होगी तो साधन की मांग कम क्यों होगी, यानी ये गलत है। सत्य जानना है, यदि वस्तु की मांग अधिक होगी तो साधन की मांग भी अधिक होगी, यही सही है। वस्तु की मांग अधिक होगी तो साधन की मांग भी क्या होगी, अधिक होगी। आगे कह रहा है कि उस बिंदु पर उपभोक्ता साम्य में होता है जब बजट रेखा, ये क्वेश्चन पिछले में भी आया था, आप जानिएगा। इस तरह का प्रश्न तो स्पर्श खींच देखिएगा, जब उदासीनता वक्र की स्पर्श रेखा हो, ठीक है, इस तरह का फिगर आपको बनेगा। ये बजट लाइन है और जब बजट लाइन इसकी कौन सी उदासीनता वक्र इसको स्पर्श करके जाए तो इसे ही हम क्या कहेंगे, संतुलन कहेंगे, साम्य की स्थिति कहेंगे उपभोक्ता के। आगे कह रहा है कि MRS XY व्यक्त करता है, ठीक, क्या व्यक्त करता है, सीमांत प्रतिस्थापन की दर इसे कहते हैं। कह रहा है कि उपभोक्ता x की एक अतिरिक्त इकाई के लिए y की कितनी मात्रा का त्याग करता है और उदासीनता वक्र पर रहता है, और उसी उदासीनता वक्र पर रहता है, तो ये यही पहला ही सही है, ठीक है। सीमांत प्रतिस्थापन की दर कि मतलब x का एक अतिरिक्त इकाई जब प्रयोग करेगा तो y की कितनी मात्रा त्यागने के लिए वो तैयार है, इसी को हम क्या कहते हैं, सीमांत प्रतिस्थापन की दर। MRS XY दोनों वस्तुएं हैं, क्या हैं, वस्तु को इंगित कर रही है। प्रतिस्थापन प्रभाव हमेशा होगा, प्रतिस्थापन प्रभाव हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होगा, धनात्मक होगा, या ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होगा।
जल्दी से बताइएगा। देखिएगा, प्रतिस्थापन प्रभाव की यदि बात करें, प्रतिस्थापन प्रभाव की यदि हम बात करें तो प्रतिस्थापन प्रभाव, हाँ, प्रतिस्थापन प्रभाव हमेशा हमेशा अगर शब्द यूज किया है तो हमेशा कैसा होता है, ऋणात्मक होता है प्रतिस्थापन प्रभाव। अब प्रतिस्थापन प्रभाव आय का है कि कीमत का है, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, आय का है कि, ठीक, देखिएगा, लिख लेंगे आय का प्रतिस्थापन प्रभाव ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है। ठीक है, आय का प्रतिस्थापन प्रभाव दोनों हो सकता है। ठीक है, लेकिन यदि प्रतिस्थापन प्रभाव केवल पूछे वो कीमत का, तो ये हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। आगे कह रहा है कि यदि वस्तुएं पूर्ण पूरक हो तो उदासीनता वक्र का आकार कैसा होगा। पूर्ण पूरक होंगे, पूर्ण पूरक होती हैं तो यल के आकार का होगा। क्या यल के आकार का होगा, क्योंकि दोनों साथ साथ मांगी जाती हैं, दोनों साथ साथ और उतनी ही मात्रा में मांगी जाती है। जैसे एक गेंद से एक ही बल्ला खेला जाएगा, ठीक, एक, समझ में आई बात, ऐसा नहीं कि एक बल्ले से 3-4 गेंद खेल लेंगे। तो इसको कहते हैं यल आकार का, क्या कहते हैं, यल आकार का होता है। आगे देखिए, कलर तो चेंज हो जाए, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया प्रश्न, तो सारे इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्न पूछे गए हैं, थोड़ा सा नाम इधर उधर करके। प्रकट अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, ये क्वेश्चन दोहरा दिया गया मुझे लग रहा है। तो प्रकट अधिमान सिद्धांत उस बार उद्घाटित करके पूछा था, इस बार कैसे पूछ दिया, प्रकट करके पूछ दिया, सैमुअल्सन है। आगे देखिएगा, कह रहा है कि उत्पादन साधनों में प्रतिस्थापन की लोच सदैव होती है। ठीक है, उत्पादन साधनों में प्रतिस्थापन की लोच कैसी होती है, क्या धनात्मक होती है, शून्य होती है, ऋणात्मक या अनंत होती है, जल्दी बताइएगा। कैसी होती है, तो जल्दी से बताइए। सदैव धनात्मक होती है। उत्पादन साधनों में प्रतिस्थापन की लोच कैसी होती है, धनात्मक होती है हमेशा। ठीक, क्यों, क्योंकि एक की कीमत बढ़ेगी तो दूसरे की मांग भी बढ़ जाएगी। कोई साधन ऐसा है, एक कीमत बढ़ा रहा है तो दूसरे की मांग घट जाएगी, क्योंकि और दूसरे की मांग बढ़ जाएगी, क्योंकि जो बढ़ा रहा कीमत उसकी मांग घट के दूसरे के लोग खरीदने लगेंगे। प्रतिस्थापन की लोच है। ठीक है, तो ये हमेशा कैसी होती है, धनात्मक होती है। जो लोग अर्थशास्त्र नहीं पढ़ते हैं उनको तो ये सारी चीजें गोल गोल घूमकर निकल जाएंगी। जब अर्थशास्त्र विषय मैंने भी लिया था, शुरू में बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं होती थी, तो ये समझ में बिल्कुल नहीं आता था कैसे, फिर हमने खुद से पढ़ाई की, कोई कोचिंग का सहारा नहीं लिया है। ठीक है, खुद से समझने का प्रयास किया, वही कहते हैं अर्थशास्त्र का जान जो है कुल, सीमांत और औसत है। अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो अर्थशास्त्र बिल्कुल भी मजा आएगा। और इसका सिलेबस छोटा भी, बहुत बड़ा नहीं है, एक बार आप पढ़ लिए तो आपको बहुत मजेदार ही लगेगा। क्योंकि थोड़ा सा मैथमेटिकल और थोड़ा सा दिमाग की जरूरत होती है, इसलिए इसको लोग छोड़कर भाग जाते हैं। ठीक, कह रहा कि जब दो वस्तुएं पूर्ण प्रतिस्थापन हो तो तटस्थ वक्र कैसा होगा, मूल बिंदु को उन्नतोदर, एक बिंदु के नतोदर, एक सीधी रेखा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अभी पूर्ण स्थापन पर पूछा गया, क्या एक सीधी रेखा होगा, समझ में आई बात। अगला प्रश्न है, कह रहा कि यदि दो वस्तुएं प्रतिस्थापन हो तो उदासीनता वक्र, दो वस्तुएं प्रतिस्थापन हो
तो उदासीनता वक्र दो अक्षों के मध्य कितना 45 अंश के कोण बनाते हुए जाएगा, ये ठीक है। उदासीनता वक्र है ये, ठीक है। आईसी कर्व कैसा होगा, 45 अंश का कोण बनाता हुआ जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि मांग की धारणा में किसका महत्व है, स्थान का, कीमत का, समय का, उपर्युक्त तीनों का। तो उपर्युक्त तीनों का है, उपर्युक्त तीनों का। मांग की धारणा में किसका, स्थान का भी महत्व है, कीमत का भी महत्व है और समय का भी महत्व है। आगे प्रश्न है कि एक ही मांग वक्र पर चलने को क्या कहते हैं। एक ही मांग वक्र पर चलने को क्या कहते हैं। देखिए मांग वक्र जो है दो तरह से परिवर्तित हो सकता है। एक तो एक ही मांग वक्र पर जो कीमत में परिवर्तन होने के कारण होता है, वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है अगर, तो मांग वक्र, एक ही मांग वक्र पर, ये डी आपका क्या है, डिमांड कर्व है, ठीक है। इस पर क्या होगा आप देख लीजिएगा, देखिए अगर हम देखें तो इधर अगर बढ़ रहे हैं तो मांग बढ़ रही है, Q1 P1, ठीक है। इधर मांग बढ़ रही है तो इसको कहते हैं मांग विस्तार, मांग का विस्तार, ठीक है। और यहीं से इधर बढ़ रहे हैं तो इसे कहते हैं, बढ़ क्या घट रहे हैं, मांग का संकुचन, संकुचन। ये दोनों किसके कारण होते हैं, वस्तु की कीमत के कारण। वस्तु की कीमत यानी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में संकुचन या विस्तार होता है, कीमत में परिवर्तन के कारण, ये कीमत। और दूसरी चीज ये है कि अन्य चीजों में परिवर्तन होने के कारण, जैसे आय परिवर्तित हो गई, आय में परिवर्तन हो गया, आपकी रुचि पसंद में परिवर्तन हो गया, ठीक है। कीमत स्थिर है, कीमत स्थिर है, लेकिन अन्य वस्तुओं में परिवर्तन होने के कारण, ठीक है, मांग वक्र में वृद्धि या कमी हो जाती है, मांग में वृद्धि या कमी हो जाती है। यहां लिखेंगे अन्य चीजों में परिवर्तन, जैसे आय, पसंद आदि। तो ऐसे कई डिमांड वक्र होंगे, इसे हम कहेंगे मांग में वृद्धि या कमी, मांग में वृद्धि या कमी। इससे प्रश्न भी हर बार पूछा जाता है। तो देखिए अब ऑप्शन कौन सा सही है, एक ही मांग वक्र दिया है तो मांग में विस्तार या संकुचन होगा, ठीक है, मांग में विस्तार या संकुचन। तो इस तरह से आपका ये पूरा जो 30 प्रश्नों का सेट था वो समाप्त हुआ। और इस 30 प्रश्नों की सहायता से आपको लगभग 60 से 70 प्रश्न पर व्याख्यात्मक विवरण दिया गया, जो पूरी तरह से सरलतम और एथेंटिक था। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा, कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक मज़ा आ रहा है पढ़ने में, कौन से टॉपिक को विस्तार से आप पढ़ना चाहते हैं। इसके लिए एग्जाम टाइम एकेडमी ऐप को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और कमेंट के माध्यम से जब बताएंगे तो उस पर वीडियो बनाकर डाल दी जाएगी, जिससे आप उसको देख पाएंगे। एग्जाम टाइम एकेडमी ऐप, जिसको आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। धन्यवाद सुनने के लिए।